रहने वाला है। यहाँ तो सामने था, फिर भी अपन ने क्या किया आंसर, वहां तो सामने अपन ने भी दिया है और सवाल पे सवाल देने हैं। और एग्जाम में अक्सर होता है, कई बार होता है ना कि जैसे हमारे दिल एक दिल्ली में टीचर थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी। उन्होंने कहा कि मान लो अगर आपने सवाल पेपर खोला और पहला सवाल आपको नहीं आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है, तो सवाल को देखो, मुस्कुराओ और आगे बढ़ो। है नहीं? हाँ जी, गुड इवनिंग, आदाब। कैसे हैं सभी? ठीक हैं? चलिए भाई, आज क्या हुआ? क्रिसमस है क्या? आज क्रिसमस तो कल थी। चलो भाई, तो अपना तो काम करना पड़ेगा भैया जी, क्योंकि हाँ, काम तो करना पड़ेगा। जॉन स्केल्टन वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरेट। कल हमने कहा था कि जॉन स्केल्टन को इनफॉर्मली, अनौपचारिक तौर पे जो है वो पोएट लॉरेट जो है अपॉइंट किया गया था, और जो लीगली फॉर्मली जो है वो जॉन ड्राइडन पहले पोएट लॉरेट थे, तो पोएट लॉरेट ने अपॉइंट किया था हेनरी एट्स ने। हेनरी एट जो है उन्होंने इन्हें, ये उनके ट्यूटर थे। हाँ जी, स्केल्टोनिक वर्स इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। स्केल्टोनिक वर्स को आप कैसे बेस्ट डिस्क्राइब करेंगे? ब्लैंक वर्स इन आयमिक पेंटामीटर, शॉर्ट इरेगुलर टम्बलिंग राइम लाइंस, हेरोइक कपलेट्स या सोनेट फॉर्म। हाँ जी, तो इन्हें हम लोग क्या कहेंगे? इन्हें हम लोग कहेंगे शॉर्ट रेगुलर टम्बलिंग राइम लाइंस कहेंगे। विच वर्क सटायराइजेस चर्च करप्शन। चर्च करप्शन को, हाँ जी, चर्च करप्शन पे क्या लिखा था? कौन सा वर्क है जो चर्च करप्शन पे लिखा था? फिलिप स्पैरो, एक स्पैरो की डेथ पे, कॉलिन क्लाउड थॉमस वॉल्से पे, दैट इज बाउज ऑफ कोर्ट। बाउज ऑफ कोर्ट। कैवेलियर पोएट्स पर सपोर्टर्स ऑफ, किसके सपोर्टर्स थे? प्यूरिटन्स के, रॉयलिस्ट के, राउंडेट्स के। पार्लियामेंट और राउंडेट्स तो सेम वर्ड हो गए, तो रॉयलिस्ट के समर्थक थे, वो समर्थक थे रॉयलिस्ट के। चलिए, आंसर दिया, अच्छी बात है। विच पोएट इज नॉट ए कैवेलियर पोएट? चलो भैया, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन सक्लिंग एंड जॉर्ज हर्बर्ट। कौन इनमें से कैवेलियर पोएट नहीं है? कौन इनमें से कैवेलियर पोएट नहीं है? रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, ये तीनों कैवेलियर पोएट हैं। जॉर्ज हर्बर्ट जो हैं वो मेटाफिजिकल पोएट है। जॉर्ज हर्बर्ट मेटाफिजिकल पोएट है। टू द वर्जिन्स टू मेक मच ऑफ टाइम इज रिटन बाय, किसने लिखा है ये? हाँ जी, किसने कहा था? गैदर यू रोज बर्ड्स वाइल यू मे, ओल्ड टाइम इज स्टिल अ फ्लाइंग। किसने कहा था ये कहा था रॉबर्ट हैरिक ने। हाँ जी, ये रॉबर्ट हैरिक की पोयम है। माइकल ड्रेटन इज बेस्ट नोन फॉर, माइकल ड्रेटन किस लिए जाने जाते हैं? हाँ जी, पॉली ऑल्बियन लिखा था माइकल ड्रेटन ने, वो क्या है अपने आप में? यस, हिस्टोरिकल एंड टोपोग्राफिकल पोइट्री के लिए जाने जाते हैं। माइकल ड्रेटन जाने जाते हैं टोपोग्राफिकल पोइट्री के लिए। पॉली ऑल्बियन डील्स विद, हमने कहा था पॉली ऑल्बियन इज द मोस्ट अनयूजुअल पोएम ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, क्योंकि उसमें सारी नदियां, तो ज्योग्राफी एंड लीजेंड्स ऑफ इंग्लैंड इसका उल्लेख है। एडमंड स्पेंसर इज नोन एज, क्या बोलते हैं एडमंड स्पेंसर को? अब जो बातें एडिशनल होंगी, हाँ बेटा, लेट मत आया करो क्लास में बेटा जी, क्लास में लेट मत हुआ करो। हाँ जी, एडमंड स्पेंसर को हम बोलते हैं पोएट्स पोएट। एडमंड स्पेंसर इज नोन एज पोएट्स पोएट।
हाँ जी। अब एक और सवाल, कौन सा ऐसा वर्क है जिसने उसे पोएट बना दिया? हाँ, लुक एट वेयर द क्वेश्चन गोज। कौन सा ऐसा वर्क है एडमंड स्पेंसर का, बताएंगे महानुभाव, देखते हैं कौन बताता है। हाँ भाई, चलिए, कौन सा ऐसा वर्क है जिसके कारण उसे पोएट कहा जाता है? उसे पोएट कहा जाता है शेफर्ड्स कैलेंडर के कारण, फेरी क्वीन के कारण नहीं। आम बात तो यही है कि फेरी क्वीन के कारण कहा जाता होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। चलिए, द फेरी क्वीन इज रिटन इन, किसमें लिखी गई है? हीरोइक कपलेट में, ब्लैंक वर्ड्स में, स्पेंसर स्टेंजा में और ओटावा राइमा में? किसमें लिखी गई है? कल हमने कहा था कि इस एपिक के लिए हीरोइक कपलेट में, निकिता बेटा क्या कर रहे हो? हमने कल लिखा था कि फेरी क्वीन के लिए एडमंड स्पेंसर ने एक अलग मीटर इजाद किया था। यस, वो दैट इज स्पेंसर स्टेंजा। सर फिलिप सिडनीज प्रोज रोमांसेस, कौन सा प्रोज रोमांस है? कल हमने क्या लिखा था? इससे हमने लिखा था ये पास्टोरल रोमांस है। पास्टोरल रोमांस पोइट्री और प्रोज दोनों में होता है, और हमने कहा था ये प्रोज है। तो ये जो पास्टोरल रोमांस है ना, उसको इन्होंने कहा प्रोज रोमांस। कौन सा है? सर फिलिप सिडनी का प्रोज रोमांस। क्वेश्चन देखो, यस, वो जो है ना आपका द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक्स आर्केडिया, उसको शॉर्ट में आर्केडिया बोलते हैं, आर्केडिया बोलते हैं उसको शॉर्ट में। चलिए, एस्ट्रोफल एंड स्टेला इज ए सीक्वेंस ऑफ, किसका सीक्वेंस है? बैलेड का, सोनेट का, ओट्स का, एलिजी का? एस्ट्रोफल एंड स्टेला किसका सीक्वेंस है बेटा? स्निग्धा लेट क्यों हो क्लास में? 10 मिनट लेट हो? हाँ, अच्छा 10 मिनट हुए नहीं क्या? कोई बात नहीं। हाँ भाई, सोनेट सीक्वेंस है, इंग्लिश लिटरेचर का पहला सोनेट सीक्वेंस है। चलो भाई, यहाँ पर ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। आज हम लोग हमारा पहला जो पार्ट है वो पूरा करेंगे, और पहला पार्ट हमारा पोइट्री है। रेनेसा का पोइट्री पूरा करेंगे। रेनेसा के 3 ही भाग है, पोइट्री है, प्रोज है और ड्रामा है। फिक्शन तो नॉवल है नहीं, तो वो प्रोज का ही फॉर्म है ना? तो 3 पार्ट है हमारे, पोइट्री आज हम पूरा करेंगे, और ये बहुत ही, हाँ जी, कोई बात नहीं बेटा, चलो नेटवर्क को थोड़ा सा दुरुस्त करो। हाँ भाई, तो क्या बोला बच्चों मैंने? पोइट्री आज पूरा करेंगे। क्लियर? ये सबसे बेहतरीन तरीका है। अभी आपका जो नेट का सिलेबस है वो भी ऐसा ही है कि उसमें कोई एजेस वेजेस नहीं है। पोइट्री, प्रोज, फिक्शन और ड्रामा, बस ये दे दिया है। पोइट्री, प्रोज, फिक्शन, ड्रामा। अब वो एजेस आप बांटो कि कहां से पूछा जाएगा कहां से नहीं। वो जेनर को उन्होंने जो है वो तवज्जो दी है। तो ये इस तरीके से भाई हमने बांट दिया है। पोइट्री हमने कल पढ़ ली थी, कहां तक? एडमंड वॉलर तक। एडमंड वॉलर वो हैं जिन्होंने हीरोइक कपलेट को इन्वेंट किया था, जिससे बाद में जाके अलेक्जेंडर पोप और जॉन ड्राइडन ने डोमिनेंटली यूज किया था। चलिए, उससे आगे बढ़ते हैं आज। चलिए भाई, चलो भैया, एडमंड वेलर तक हमने पढ़ लिया था। और चलो भैया, अब कुछ माइनर पोएट्स हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। देखो भैया, बॉर्नेब गूज जो है, बॉर्नेब गूज है, इनका एक ही कलेक्शन है, एकलॉग्स है। एकलॉग हमने कल पढ़ा था, लघु कहानी होती है जो पास्टोरल ग्रामीण जीवन के लेकर होती है। जो शेफर्ड्स कैलेंडर है उसमें 12 एकलॉग्स हैं। तो बार्नेब गूज एक नाम याद रखना है, ये कलेक्शन है, याद रखना है, एकलॉग्स, एपिटैफ्स एंड सोनेट्स। हाँ भैया, बार्नेब गूज का एकलॉग्स, एपिटैफ्स एंड सोनेट्स।
बार्नेप गूच का एक नाम याद रखना है, एक्लॉग्स, एपिटैफ्स एंड सोनेट। जैसे सैमुअल डेनियल का हमने क्या लिखा, डेलिया लिखा और सिविल वॉर्स लिखा, है ना। तो जो नाम है सिर्फ हमने, हाँ जी, माइकल ड्रेटन का हमने क्या लिखा, माइकल ड्रेटन के जो पॉली ऑल्बियन है और कविताएं हैं, बस ये याद रखनी है। चलो भैया, तो बार्नेप गूच का क्या लिखा, एक्लॉग्स, एपिटैफ्स एंड सोनेट्स। हाँ जी, फिर स्टीफन हॉस, ये स्टीफन हॉस का एज देखिए, ये वो जॉन लिडगेट के साथ में थे, लेकिन ये माइनर थे तो इसको हमने लिखा नहीं, सिर्फ नाम याद रखने हैं। स्टीफन हॉस ने लिखा था द पास टाइम ऑफ प्लेजर एंड द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू। ये वर्च्यू है, मतलब ये इस तरीके से लिखा गया था, तो वर्च्यू है, मतलब ये ओरिजिनल टेक्स्ट जो था वो। हाँ जी, ये एग्जाम्पल है, आगे लिखा भी हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू, स्टीफन हॉज। हाँ भैया, बॉर्नेप गूज ने क्या लिखा था, एक्लॉग्स, एपिटॉप्स एंड सोनेट्स, और स्टीफन हॉस ने लिखा पास टाइम ऑफ प्लेजर, एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू। चलिए, थॉमस चर्चयार्ड ने लिखा था चर्चयार्ड चिप्स, ये चिप्स होते हैं लकड़ी के टुकड़े जो होते हैं, चर्चयार्ड, बस नाम याद रखने और कुछ भी याद नहीं रखना है, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है, जहां पर डिटेल में होगा बिल्कुल जाएंगे। थॉमस चर्चयार्ड ने चर्चयार्ड चिप्स लिखा है। अब देखो भाई, ट्रांसलेटर्स एंड कोड फिगर, ट्रांसलेटर्स है, ये जो लिस्ट है ये ट्रांसलेटर्स की है ना। जैसे हमने कहा कि गेविन डगलस ने वर्जिल के एनियड का पहला ट्रांसलेशन किया, एनिडोस नाम दिया। फिर जो अर्ल ऑफ सरे हैं उन्होंने भी ट्रांसलेट किया वर्जिल के एनियड को। जॉर्ज चैपमैन ने होमर के इलियड और ओडिसी को ट्रांसलेट किया। वो मतलब मेजर ट्रांसलेशन थे, ये भी कुछ छोटी मोटी ट्रांसलेशन है। देखें भाई, ट्रांसलेशन ऑफ एरिस्टोस ऑर्लैंडो फ्यूरियोसियो, ये जो है ये क्या है, इटालियन रेनेसा एपिक है, उसका ट्रांसलेशन किया है, किसने किया है, जॉन हैरिंगटन ने। जॉन हैरिंगटन का ये ट्रांसलेशन है एरिस्टोस ऑर्लैंडो फ्यूरियोसियो, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सर वॉल्टर रेले। अब देखो भैया, सर वॉल्टर रेले, है ना, ये क्या है, देखो भाई, ए सेलिब्रेटेड एक्सप्लोरर, सोल्जर एंड कोर्ट फेवरेट ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, फेवरेट थे ये। रेले रोट कोर्ट लिरिक्स दैट व्हाइल फ्यू इन नंबर आर इंटेंसली पावरफुल एंड इंट्रोस्पेक्टिव। वॉल्टर रेले के लिए दो पोएम है, एक तो द लाय है और एक है द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड। ये किसकी पोएम का रिप्लाई है, जैसे हमने कल लिखा था डिफेंस ऑफ पोइजी, किसका आंसर है भैया, डिफेंस ऑफ पोइजी आंसर है स्टीफन गॉसन का द स्कूल ऑफ अब्यूज, है ना। तो सुनना है ध्यान से, है ना, और पढ़ना है। एक बात और, जो आज एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट का, शानदार क्वेश्चन था, बहुत अच्छी बात है, जो पढ़ते हैं उनके लिए चैलेंजेस आते हैं। तो कहा कि ये क्लास हम पढ़ने के बाद में, पढ़ने से पहले आपने जो नोट्स आपको दिए गए हैं वो इस क्लास के बाद में पढ़ने हैं, आपने पहले नहीं पढ़ने हैं। पहले तो बहुत चकरा जाओगे, समझ में नहीं आएगा। मैं जब यहां पर समराइज कर देता हूं उसके बाद में पढ़िए, और जो इंफॉर्मेशन मैच कर रही है उसको अंडरलाइन कीजिए, बाकी को छोड़ दीजिए, बस। यहां पर ये क्लास ले लिया आपने, देख लिया, सारा पढ़ लिया आपने, अच्छे से समझ लिया, क्लास को चाहे 2 बार ले लो, उसके बाद में नोट्स पढ़ो, जो बातें मैच कर रही हैं आपके क्लिक कर जाएंगी, वो अंडरलाइन करो और उनको पढ़ो, खत्म होगी बात, पहले मत पढ़िए। वॉल्टर रेले का दाय है द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, किसका आंसर है, ए फेमस सिनिकल रिस्पॉन्स, सिनिकल मतलब सन की, टू मार्लोज इडलिक, मार्लो की इडलिक मतलब पोएम है, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, उसका आंसर दिया है द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, ए फेमस सिनिकल रिस्पॉन्स है। हिज पोएट्री इज कैरेक्टराइज्ड बाय फिलोसॉफिकल मेलंकली एंड स्केप्टिकल कंसाइज स्टाइल, स्केप्टिकल मतलब डाउटफुल है, डाउटफुल मतलब जहां पर संदेह हम पोएम में दिखाते हैं। वॉल्टर रेले, वॉल्टर रेले के दो हमारे वर्क्स हैं, द लाई है, हाँ जी, इज अ प्रोफाउंड मॉरल सटायर है ये ऑन द करप्शन ऑफ वर्ड। हाँ जी, लाई का मतलब झूठ होता है, तो वॉल्टर रेले के दो वर्क्स हमने पढ़ने हैं, एक है द लाई और द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड। और जो निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड है वो मार्लो की जो पोएम है, कौन सी है, द पैशनेट शेफर्ड टू द हिज लवर, टू हिज लव, सॉरी, द पैशनेट शेफर्ड टू हिज लव, उसका आंसर है द निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड, क्रिस्टोफर मार्लो की पोएम का जवाब है। हाँ जी, फिर जेम्स फर्स्ट हैं, जेम्स फर्स्ट जो क्या थे, हाँ जी, जेम्स सिक्स ऑफ स्कॉटलैंड जो थे, याद आ रहा है आपको, जैकोबियन एरा में। हाँ जी, तो ये क्या थे, एसेज ऑफ ए प्रेंटिस इन द डिवाइन आर्ट ऑफ पोइजी, एक ही वर्क है इनका, एसेज ऑफ ए प्रेंटिस, ये आज क्या नेटवर्क इश्यू हो रहा है क्या, स्टूडेंट को क्लास चल ही नहीं रही है।
हाँ जी, चलो भाई, तो क्या लिखा? एसेज ऑफ अप्रेंटिस, एसेज ऑफ अप्रेंटिस इन द डिवाइन आर्ट्स ऑफ पोएजी। चलिए अब देखो भाई, सोनेटियर्स क्या है, अब सुनना भी ध्यान से। चलो भाई, हेनरी कॉन्स्टेबल, हाँ जी, हेनरी कॉन्स्टेबल ने क्या है? डायना लिखा। हाँ जी, एक है डेलिया, डेलिया क्या है? सैमुअल डेनियल का है। और ये डायना है, ये भी सोनेट सीक्वेंस है। तो सोनेट सीक्वेंस जो है एमेरिटी है, स्टफल एंड स्टेला है ना। डेलिया ये सोनेट सीक्वेंस है। आइडिया है किसका? माइकल ड्रेटन का। और हेनरी कॉन्स्टेबल ने क्या लिखा है? डायना लिखा है। सिर्फ इतना याद रखेंगे, माइनर है ये, छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसलिए हमने ज्यादा डिटेल में नहीं लिखा, आपने सिर्फ नाम याद रखने हैं ये। और ये नाम इसलिए हैं ताकि वो अगर बहुत ज्यादा ही कोई समझे, वो कोशिश करे कि चलो जी हो गया ज्वाइन आपका। ऐसा कैसे हो सकता है कि आधे बच्चे क्लास ले रहे हो, आधा को ज्वाइन है? थोड़ा कॉन्शियस रहा करो बेटा, है ना। चलो, तो हेनरी कॉन्स्टेबल का क्या है? डायना है। हाँ जी, थॉमस कैंपियन का क्या है? ए बुक ऑफ एयर्स है और ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी। हाँ जी, देखें भाई, ये एक फिजिशियन थे, फाइनेस्ट सॉन्ग्स हैं ये। सबसे पहली बात तो सॉन्ग्स का मतलब है म्यूजिक क्वालिटी के कारण कहा है, ये सॉन्ग्स लिखे हैं इन्होंने, इन्हें सॉन्ग्स कहा जाता है। द ए बुक ऑफ एयर्स, हाँ जी, को ऑथर्ड विद फिलिप रॉसर, और ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी। इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ नाम याद रखने हैं। हाँ जी, अब देखो भैया, ये नाम जो है वो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार लगा रहा हूं। लेडी मैरी रॉथ। देखो भैया, लेडी मैरी रॉथ क्यों इंपॉर्टेंट है? लेडी मैरी रॉथ ने इंग्लिश लिटरेचर का पहला सोनेट सीक्वेंस लिखा, जो महिला ने लिखा। कल हमने कहा कि पहला सोनेट सीक्वेंस किसने लिखा? एस्टोफल एंड स्टेला ने। चलिए, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, जो रहा हुआ है वो आप दोबारा देख लेना, यहां से क्लास ले लीजिए ना। कोई 10-15 मिनट का क्लास आपका जो है वो थोड़ा, कई बार नेटवर्क इश्यू आ जाता है। अब कुछ चीजें पता नहीं, हाँ वो हाथ में ही नहीं रहती हैं, तो बड़ा ऐसे लगता है कि हेल्पलेस से लगता है आदमी। कोई कहीं बैठा हुआ क्लास नहीं चलती है तो दिक्कत होती है बड़ी। अगर 2-4 स्टूडेंट के और मैसेज आते हैं तो फिर मैं क्लास नहीं लेता। चलिए, लेडी मैरी रॉथ ने क्या लिखा? भैया लेडी मैरी रॉथ क्या है? हाँ जी, पैम्फिलिया टू एम्फिलेंथस। देखिए, पैम्फिलिया टू एम्फिलेंथस, पब्लिश विद हर प्रोज रोमांस यूरेनिया। हाँ भैया, एक प्रोज रोमांस भी है। प्रोज रोमांस वही होगा, पास्टोरल रोमांस, यूरेनिया, है ना। जैसे अब ये जो है ना आपका, अब सुनना भी ध्यान से, पैम्फिलिया टू एम्फिलेंथस जो है, दिस इज द फर्स्ट सोनेट सीक्वेंस पब्लिश बाय एन इंग्लिश वुमन। किसी, अब सुनो, पैम्फिलिया एंड एम्फिलेंथस जो है किसी इंग्लिश, अंग्रेजी महिला द्वारा लिखा गया पहला सोनेट सीक्वेंस। इंग्लिश लिटरेचर का पहला सोनेट सीक्वेंस है एस्ट्रोफल एंड स्टेला, क्लियर। और एक प्रोज वर्क है यूरेनिया। तो लेडी मैरी रॉथ का नाम याद रखना है। लेडी मैरी रॉथ ने पहला, हाँ जी, क्या है? पैम्फिलिया एंड एम्फिलेंथस, पहला सोनेट सीक्वेंस, और एक यूरेनिया है। फिर एमिलिया लेनियर, ये भी इंपॉर्टेंट है। एमिलिया लेनियर, एमिलिया लेनियर ने क्या लिखा है? ये देखो भैया, लैटिन है ये, सेल डॉक्स रेक्स जुद्रो, है ना। ये से इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेल, हेल का मतलब वेलकम, हेल गॉड किंग ऑफ ज्यूज। हाँ जी, हेल गॉड किंग ऑफ ज्यूज, ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है, और ये लैटिन नेम है। हाँ जी, ये क्या है? देखें भाई, लेनियर इज, अब देखो टाइटल क्या है इसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। लेनियर इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंग्लिश वुमन टू पब्लिश ए सब्सटेंशियल वॉल्यूम ऑफ ओरिजिनल पोएट्री फॉर पब्लिकेशन, नॉट जस्ट प्राइवेट सर्कुलेशन। तो ये पब्लिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पहली महिला है ना। और ये क्या है? ये अपने आप में जो है वो सेल्फ रेक्स जुद्रों जो है अपने आप में कलेक्शन है ये। हाँ जी, दिस कलेक्शन, ये अपने आप में कलेक्शन है। चलिए भाई, तो ये कुछ एक माइनर पोएट्स हो गए। अब मेटाफिजिकल पोएट्स देखेंगे। हाँ जी, मैं पहले इनको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूं। हाँ जी, क्या लिखा? हाँ जी, एडमंड वॉलर तक हो गया था। चलो भैया, तो बॉर्नेप गूज ने क्या लिखा? एक्लॉग्स, एपिटेफ्स एंड सोनेट्स लिखा। चलिए, फिर स्टीफन हॉज ने लिखा पास टाइम ऑफ प्लेजर और द एग्जाम्पल ऑफ वर्च्यू। थॉमस चर्चयार्ड ने लिखा चर्चयार्ड चिप्स। हाँ जी, फिर ट्रांसलेटर्स का दौर आया। जॉन हेरिंगटन ने जो है ट्रांसलेट किया एरिस्टोसियो, ऑरलैंडो फ्यूरियोसियो, इटालियन रेनेसा एपिक है ये। वॉल्टर रेले ने 2 पोएम लिखी हैं, एक लिखा है लाई और एक लिखा है निम्स रिप्लाई टू द शेफर्ड। हाँ जी, जेम्स फर्स्ट ने लिखा है एसेज ऑफ अप्रेंटिस इन द डिवाइन आर्ट ऑफ पोएजी।
और हेनरी कॉन्स्टेबल ने डायना लिखा विच इज ए सोनेट सीक्वेंस। थॉमस कैंपियन ने 2 सॉन्ग्स लिखे हैं, ए बुक ऑफ एयर्स और ऑब्जर्वेशंस इन द आर्ट ऑफ इंग्लिश पोइजी। और फिर लेडी मैरी रॉथ ने पहला सोनेट सीक्वेंस लिखा जो महिला ने लिखा है, पैम्फिलिया टू एम्फिलेंथस एंड यूरेनिया इज अ प्रोज रोमांस। एंड एमिलिया लेनिया ने लिखा है सेल्डॉक्स रेक्स जुद्रों, दैट इज हेल गॉड किंग ऑफ द ज्यूज। चलो भैया अब हम देखते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री। चलो भाई हमारा मेटाफिजिकल पोइट्री है और उसके बाद में जॉन मिल्टन है, दैट्स इट। ये हमारा पोइट्री हो गया, ये हमारा पोइट्री हो गया रेनेसां का। ठीक है, फिर एमसीक्यूज देखेंगे भी। चलिए तो हमने क्या लिखा भैया? हाँ भैया जी, हमने लिखा मेटाफिजिकल पोइट्री। हाँ जी, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मेटा एंड दिस इज अ मिक्सचर ऑफ मेटा एंड फिजिकल। तो पूछ रही हूँ ना, मैंने वीकेंड है वो। मैं कह रहा था वो जैसे रोस्टेड खाते इस वजह से वो खाते नहीं केएफसी वालापन, केएफसी सॉस वाला सॉस कैसे बनेगा? सॉस उसको फैला के उसको मैरिनेट के अंदर वो नहीं बनेगा। बन 4 सकता है। पीस 2 पीस तुमने मेरे को क्या बोला था, किस लिए लेके आने के लिए बोला था? तुमने मेरे को बोला था कि मैं बॉइल्ड हाँ भाई, तो मेटा का मतलब क्या है? हाँ जी, मेटा का मतलब है बियॉन्ड और फिजिकल का मतलब है फिजिकल सेंसेस। हाँ जी, तो ऐसी कोई भी बात जो हमारी फिजिकल सेंसेस से बाहर होती है उसे मेटाफिजिकल कहते हैं। ऐसी कोई भी बात जो हमारी पहुंच से बाहर है, जो हमारी आम समझ से बाहर है, दैट इज मेटाफिजिकल। तो कई बार रिलीजन मेटाफिजिकल हो जाता है, कई बार स्पिरिचुअलिटी मेटाफिजिकल हो जाती है। व्हाटएवर इज मेटाफिजिकल इट इज बियॉन्ड आवर रीच, बियॉन्ड आवर जनरल सेंस, हमारे जनरल सेंस से बाहर निकल जाती है मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल पोइट्री जो है, इतने बेहतरीन उदाहरण है इसके। ऐसा मतलब दौर है, जैसे कई बार मैं सोचता हूं कि एक ऐसा शेर पढ़ लिया मैंने, है ना, ऐसा शेर पढ़ लिया मैंने, कोई गजल पढ़ ली, मेरे साथ है, मैं अपना निजी अनुभव शेयर कर रहा हूं, तो ऐसे रोमांच आ जाता है शरीर में, है भाई, बहुत अच्छा लगता है, एक बिल्कुल एक एनर्जी बदल जाती है। तो वैसा ही मेटाफिजिकल पोइट्री के साथ में हुआ। मेटाफिजिकल पोइट्री एक ऐसा पॉइंट लेके आती है, एक ऐसा कंपैरिजन लेके आती है। ये पोएम वो जो वर्ड्सवर्थ और कीट्स और वो नहीं है, ये मतलब ये शेक्सपियर और वो नहीं है। दे वर गिफ्टेड पोएट्स, मतलब ये प्योरली गिफ्टेड थे। इसलिए रेनेसां के भाग में जो मेटाफिजिकल पोइट्री का जो भाग है, वो जो 16th सेंचुरी, जो 17th सेंचुरी है, जो 1600 से 1633-50 तक का जो भाग है, दैट वाज वंडरफुल, वो बहुत शानदार था, है ना। चलिए, तो हमने क्या कहा, देखें भाई, मेटाफिजिकल में हम लोग देखते हैं सबसे पहली बात तो कंसीट्स देखते हैं, है ना। कंसीट का मतलब होता है, आप जो कंपैरिजन है, कंसीट का मतलब है अनयूजुअल कंपैरिजन, एक ऐसी तुलना जो बहुत ही असामान्य है, अनयूजुअल है, दैट इज वेरी इरेगुलर। तो पहली बात तो कंसीट हो गया। दूसरा, उस कंसीट के लिए क्या चाहिए? विट चाहिए। तो इनमें हमें कंसीट देखने को मिलता है, विट देखने को मिलता है, इसमें हमें सटायर देखने को मिलता है ना। इसमें हमें ये इंटेलेक्चुअल रहते हैं, बुद्धिजीवी रहते हैं। तो मेटाफिजिकल पोइट्री इज अ मिक्सचर ऑफ कंसीट्स हैं, विट है, सटायर है, ये इंटेलेक्चुअल हैं, दे आर कॉम्प्लेक्स, सिंपल नहीं है बस। एक जो वर्ड है ना, ये दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स, और इन्हें कॉम्प्लेक्स बनाने में एक ही बात का जो है कंट्रीब्यूशन है, और वो है कंसीट्स। जो इनकी कंसीट्स हैं, इनके एक्सटेंडेड मेटाफर्स हैं, वो इन्हें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देती हैं। क्लियर? तो मेटाफिजिकल पोइट्री में सबसे पहला नाम, इसको अगर मेटाफिजिकल पोइट्री को देख रहे हैं तो इसमें कितने टाइटल हैं हमारे पास में?
मास्टर ऑफ, हाँ जी, फादर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, हाँ जी, मेटाफिजिकल पोएट्री किसे कहेंगे? जॉन डन को। तो जॉन डन ने जो लिखा, हाँ जी, मेटाफिजिकल पोएट्री में जॉन डन ने जो लिखा, हालांकि मेरे ख्याल से तो और भी बहुत सारे पोएट्स हैं जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री के एलिमेंट्स को पूरा आत्मसात किया है। जॉन डन के लिए कहा जाता है कि उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्री के जो भी एलिमेंट्स हैं, आप कहते हैं कंसीट है, विट है, ह्यूमर है, इंटेलेक्चुअल, वो सारे पॉइंट्स जॉन डन में सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं, इसलिए वो फादर है, मास्टर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री हैं। हाँ जी, हु कॉइन्ड दिस टर्म, हु कॉइन्ड दिस टर्म, भाई ये टर्म कॉइन किसने किया? तो ये टर्म मतलब इनको पता नहीं था ये मेटाफिजिकल है, ये सारे वर्ड बाद में आते हैं। रोमांटिक को नहीं पता था हम रोमांटिक हैं, तो ये टर्म जो है ये बाद में नियो क्लासिकल जो क्रिटिक हैं सैमुअल जॉनसन जो हैं उन्होंने दिया था। ये टर्म दिया था सैमुअल जॉनसन ने। मेटाफिजिकल टर्म जो है वो कॉइन मतलब किसने बनाया? सैमुअल जॉनसन ने इनको पढ़ा और कहा था कि ये तो मेटाफिजिकल है, ये तो फिजिकल नहीं है, दे आर मेटाफिजिकल, दे आर बियॉन्ड आवर जनरल सेंस। चलो भाई, तो सबसे पहले किसकी बात करेंगे? चलो भाई, तो सबसे पहले भाई आ गया हमारे लिए जॉन डन। हाँ जी, जॉन डन के वर्क्स जो हैं उनमें, जॉन डन के वर्क्स में सबसे पहले आ गया सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। हाँ जी, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। और सॉन्ग्स एंड सोनेट जो है एक कलेक्शन है ना, कविताओं का संग्रह है। अब इसमें जो बेहतरीन कविताएं कौन सी हैं? सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में जो बेहतरीन कविताएं हैं उसमें आता है द फ्ली। हाँ भैया, फ्ली जो होता है कीट होता है। तो जॉन कीट्स कहते हैं अपनी प्रेमिका से, जॉन कीट्स अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि ये जो कीट है इसने, हाँ जी, हाँ, दे वर नॉट ओनली रिजेक्टेड बाय एलिजाबेथन पोएट्स, इसीलिए तो इनको अलग किया गया। ये एक बहुत बड़ी बहस है कि मेटाफिजिकल पोएट्स को जब भी किसी ने स्टडी किया, जैसे हम रिदमिक पैटर्न जो कहते हैं, जैसे जब भी एक कविता पढ़ी जाती है, टेक्निकल बात है बहुत, कि जब भी एक पोएम को पढ़ा जाता है तो उसका जो रिदमिक पैटर्न है वो क्या है? एक कविता को पढ़ने पर उसका जो म्यूजिक जो बनता है, जो बहुत टेक्निकल पोएट्स होते हैं, है ना, जैसे जॉन कीट्स, विलियम वर्ड्सवर्थ, ये टेक्निकली बहुत साउंड थे। कविता मैं भी लिख सकता हूं इंग्लिश में, लेकिन क्या वो टेक्निक फिट बैठेगी क्या? तो उस टेक्निक के चलते हुए कुछ लोग जो हैं वो सामान्य स्तर से जो ऊपर का जो होता है, इसीलिए तो सैमुअल जॉनसन ने मेटाफिजिकल कहा था इनको, तो वो कॉमन नहीं थे, बिल्कुल कह सकते हैं ऐसा। दे वर रिजेक्टेड बाय एलिजाबेथन, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इनके बाद में जो नियो क्लासिकल का पहला भाग था उसमें भी इनको रिजेक्ट किया गया। और उस दौर में इस तरीके की पोइट्री को लाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। ये तो 18 सेंचुरी के बाद में जाके जो मेटाफिजिकल पोइट्री है वो अपने चरम पर पहुंच गई। वो एक एक पोयम को लोगों ने कहा कि ये क्या है, ये तो खोज है अपने आप में। जैसे जीएम हॉपकिंस के लिए लोगों ने कहा कि ये क्या लिख दिया भाई। तो वो जो है वो एक लंबी बहस है, बाद में देखेंगे। अभी द फ्ली क्या है? कीट है। फ्ली का मतलब कीट होता है। तो जॉन डन अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि इस कीट ने मेरा भी खून पिया और तुम्हारा भी खून पिया है, तो इसका मतलब हम दोनों में अब संबंध हो गया। तो फ्ली जो है, हाँ जी, और याद रखेंगे लव एंड सोनेट्स पहला कलेक्शन है और इसमें लव पोएम्स हैं। इसमें जो पोएम्स हैं वो लव पोएम्स हैं, हाँ जी। और फिर द फ्ली के बाद में है द गुड मॉरो। हाँ जी, द गुड मॉरो। गुड मॉरो, मॉरो का मतलब मॉर्निंग है। गुड मॉरो में
कवि अपनी प्रेमिका से ये कहता है कि जब हम सुबह उठते हैं तो एक ताजगी भरा एहसास रहता है। तो जॉन डन ये कहते हैं कि जब हमें सच्चा प्यार मिलता है तो हमें ऐसा लगता है कि पहले तो जो जिंदगी थी वो तो बेकार है, ये प्यार मिलने के बाद की जो जिंदगी है ये असल स्वाद, तो मजा तो इसमें आ रहा है, आनंद तो इसमें आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जागने के बाद, मतलब सोने के बाद में जब हम जागते हैं तो प्यार का मिलना बिल्कुल वैसे ही होता है। द गुड मॉरो। फिर है द सन राइजिंग। सनराइजिंग में कवि कहता है कि जब वो और उसकी प्रेमिका एक कमरे में बैठे हैं और प्यार कर रहे हैं और एक रोशनदान से सूरज की रोशनी आती है, तो सूरज को एड्रेस करके सूरज से बातें करता है कि क्या तुम्हें शर्म नहीं आती, कितने निर्लज्ज और ढीठ व्यक्ति हो जो यहां पर हो, तुम अपना काम करो, तुम्हारा काम लोगों को जगाना है, तुम्हारा काम तो है कि कोई स्कूल में बच्चा जा रहा है उसको बताओ लेट हो गया। भाई सूरज की रोशनी को देख के लोग जो है वो एक दूसरे से बातें करते हैं कि अरे सूरज चढ़ गया, सुबह हो गई, दोपहर हो गई। तो तुम तो अपने आप में समय के सूचक नहीं हो, सिर्फ तुम तो अपने आप में एक मॉरल काम करते हो, नैतिक तुम्हारा उपदेश देना है, वो जाके करो, प्रेमियों से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है। इस तरीके से सनराइजिंग। और फिर ए वैलेडिक्शन। ए वैलेडिक्शन, फॉरबिडिंग मॉर्निंग। फॉरबिडिंग मॉर्निंग, मॉर्निंग का मतलब शोक, फॉरबिडिंग का मतलब मना, वैलिडिक्शन का मतलब विदाई, फेयरवेल। वैलिडिक्शन का मतलब फेयरवेल, विदाई। तो जॉन डन जो है वो किसी काम से बाहर जा रहे हैं और उनकी जो प्रेमिका है, जॉन डन की प्रेमिका का नाम एन मोर है। एन मोर है, हाँ जी। तो जॉन डन जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो जब कोई व्यक्ति बिछड़ता है तो रोता है, तो मौन करता है। तो जॉन डन ये कह रहे हैं कि हम बिछड़ रहे हैं, शरीर बिछड़ रहे हैं हम, तो हम वो प्रेमी, हमारा प्यार वो प्यार नहीं है कि एक दूसरे के साथ में रहे तभी प्यार करें, हम तो अलग अलग होंगे तब भी हमारा प्यार कम नहीं हो सकता। इसीलिए हमें बिछड़ते वक्त रोना नहीं है, हमें बिछड़ते वक्त शोक नहीं मनाना है। दैट इज ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। टाइटल अपने आप में इतना रोमांचक टाइटल है, ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग। तो ये सॉन्ग्स एंड सोनेट्स में ये 4 पोएम्स जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक फ्ली है, एक गुड मॉरो है, एक द सनराइजिंग है और वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है। ये तो पहला लव पोएम्स है इसमें तो। और दूसरा जो कलेक्शन है, हाँ जी, वो है हॉली सोनेट्स। दूसरा जो है वो है हॉली सोनेट्स। तो हॉली सोनेट्स में डेथ बी नॉट प्राउड, हाँ जी, डेथ बी नॉट प्राउड और बेटर माई हार्ट। बेटर माई हार्ट, ये 2 पोएम है। डेथ बी नॉट प्राउड में वो अपने आप को कहता है कि डेथ तुम्हें प्राउड करने की आवश्यकता नहीं है, अपने आप को घमंड करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम तो सिर्फ शरीर को लेके जाती हो, आत्मा से तो तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं है। तो तुम्हें इस बात पे घमंड करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं किसी भी व्यक्ति को ले जा सकती हूँ। बेटर मतलब होता है पीटना। बेटर माई हार्ट में कवि ईश्वर से ये कहता है कि मुझे तोड़ो मरोड़ो और मुझे नष्ट कर दो ताकि मैं दोबारा बन सकूं। लाइन देखो, मुझे तोड़ो मरोड़ो और नष्ट कर दो ताकि मैं दोबारा बन सकूं। तो पहला तो जो है वो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स एक कलेक्शन है, फिर हॉली सोनेट्स ये भी एक कलेक्शन है, हाँ जी, ये भी एक कलेक्शन है। फिर तीसरे पार्ट में जो है इनके सरमन्स आते हैं। सरमन्स का मतलब है उपदेश आते हैं। तो देखो, जॉन डन ने शुरुआत तो एक लवर के तौर पे की है, समझे, और अंत अपने जीवन का एक साधु के तौर पे किया है। तो पैसों की कमी के कारण चाहे जेल जाना हो, प्रेमिका के पति के द्वारा जेल भेजा गया वो व्यक्ति, और फिर वो उस तरीके से जैसे गाइड का राजू जो है वो प्यार में धोखेबाज बन जाता है और फिर वो साधु बन जाता है। तो जॉन डन की कहानी भी कुछ ऐसी थी। सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, हाँ जी, ये 4 पोएम्स हैं। और फिर हॉली सोनेट्स हैं। हॉली सोनेट्स का मतलब ये गॉड को समर्पित है। ये सोनेट जो है वो गॉड को समर्पित है ना। तो ये भाई हमारे मेटाफिजिकल पोएट कौन से हुए? जॉन डन हो गए। दूसरे जो हैं हमारे, मैं उस सीक्वेंस में लिख रहा हूं जिसमें इनका इंपॉर्टेंस है। दूसरे हैं जॉर्ज हर्बर्ट हैं। जॉर्ज हर्बर्ट, देखो भाई, ये जॉर्ज हर्बर्ट जो हैं, इनकी जो पोएट्री है वो सारी रिलीजियस पोएट्री है, सारी रिलीजियस पोएट्री है। तो याद रखेंगे बच्चों एक बात को कि मेटाफिजिकल पोएट्री में जो सब्जेक्ट रहे ना
वो लव रहा और दूसरे नंबर पे रिलीजन रहा। और किसी बात पे लिखा नहीं इन्होंने, सबसे पहले लव पे लिखा और फिर रिलीजन पे लिखा, है ना। तो जॉर्ज हर्बर्ट जो है वो सारी रिलीजियस पोइट्री है। अब देखो जॉर्ज हर्बर्ट के बारे में क्या है, एक कलेक्शन है इनका द टेम्पल। हाँ जी, द टेम्पल कलेक्शन ऑफ पोएम्स है, कविताओं का एक संग्रह है, कलेक्शन ऑफ पोएम्स है। अब हमारा पोइट्री आज मैं पूरा कर रहा हूं और कल हम लोग जो है वो पोइट्री में पहले एक एमसीक्यू लेंगे, है ना, और फिर आगे बढ़ेंगे। तो रेनेसा जब पूरा हो जाएगा तो फिर रेनेसा का एक एमसीक्यू लेंगे मिक्स में, लेकिन कल एक एमसीक्यू लेंगे पोइट्री का। तो इधर उधर से पढ़ के भी आना सारा, है ना, कोशिश करना कि अगर पढ़ सको तो। टेम्पल एक कलेक्शन है। देखें भाई, इतना अद्भुत कलेक्शन है ये। ईश्वर के बारे में जो लिखा जाना है ना, जो लिखा गया है ईश्वर के बारे में, हम सब जानते हैं कि ईश्वर के बारे में हमारे ग्रंथ भी लिखे गए, कविताएं लिखी गई, गद्य पद्य बहुत कुछ लिखा गया। जॉर्ज हर्बर्ट का जो ईश्वर से जो बातचीत है वो बहुत अद्भुत है। वो ऐसे लगता है कि जॉर्ज हर्बर्ट को इसी बात के लिए बनाया गया है, वो बड़ी दिल को छूती है। सबसे पहली बात तो क्या है, सबसे पहली बात तो यह है कि मान लीजिए इस कविता को कैसे बनाया है ना, इस कलेक्शन को, सॉरी, इस कलेक्शन को कैसे बनाया है। मान लीजिए ये चर्च है और यहां से व्यक्ति एंटर कर रहा है, तो इसका पहला भाग तो ये प्रवेश है, पहला भाग तो है प्रवेश, इसकी कुछ कविताएं हैं। फिर ये चर्च में जहां पर बैठ के लोग प्रार्थना करते हैं, दूसरा भाग ये चर्च का पोर्च है। तीसरा भाग जो है इसे इसने चर्च मिलिटेंट कहा है, जहां पर संपूर्ण ईसाई समाज की बात होती है। तो देखिए, पहले हमने चर्च में प्रवेश किया तो कविताओं को पढ़ते पढ़ते बाकायदा हमें ऐसा लगता है कि हम एक यात्रा कर रहे हैं। ये अपने आप में एक विशेष, एक अनोखा, एक स्ट्रेंज और एक बहुत ही पिक्यूलियर तरीके का एक एक्सपेरिमेंट था पोएट्री के साथ में। चलिए, खैर, पोएम्स है, इसकी मेन पोएम्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले अद्भुत पोएम है द कॉलर, हाँ जी। फिर है द ऑल्टार, हाँ जी, ये सारी ध्यान रखनी है भाई। फिर है ईस्टर विंग्स, हाँ जी। फिर है लव थर्ड, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे, सबके बारे में, सब कॉमन पोएम्स हैं। और फिर है द पुले, हाँ जी। फिर है द पुले के बाद में जो पोएम है वो है रिडेम्पशन, हाँ जी। फिर है, चलिए भाई, तो ये कुछ एक पोएम्स हैं, हाँ जी। वर्च्यू भी बहुत शानदार पोएम है इसकी। ये भाई पोएम है ना, जॉर्ज हर्बर्ट का एक कलेक्शन है टेम्पल नाम से, उसमें ये पोएम्स हैं। कॉलर है, ऑल्टार है, ईस्टर विंग्स है, लव थर्ड है, वर्च्यू है, रिडेम्पशन है और द पुले है। अब आप ये पढ़ रहे हैं, अब इसको पढ़ने के बाद में आप नोट्स पढ़ना, तो आपको पता लग जाएगा कितने एडिशनल बातें हैं। वो सिर्फ एक रेफरेंस के लिए नोट्स हैं, है ना। चलिए, पहला क्या हो गया, जॉर्डन हो गया। फिर क्या हो गया, जॉर्ज हर्बर्ट हो गया। और फिर तीसरे नंबर पे हमारे पास आते हैं एंड्रयू मार्वल। एंड्रयू मार्वल बहुत गिफ्टेड पोएट थे भाई ये। अगर मेटाफिजिकल की बात करेंगे, हाँ जी, तो एंड्रयू मार्वल से बेहतरीन मेटाफिजिकल पोएट्स नहीं हो सकते भाई, इसमें कोई दौरा नहीं है। एक मिनट भाई, चलिए भाई, तो एंड्रयू मार्वल की पोएम्स में कलेक्शन नहीं है इनका, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, हाँ जी। मिस्ट्रेस मतलब उनकी प्रेमिका, और कॉय का मतलब शर्मीली। तो अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि अगर हमारे पास में अनंत समय होता और तुम शर्माती तो ठीक था, लेकिन हमारे पास तो समय बहुत कम है, इस दुनिया से हमें जाना है। तो क्या कहा था कल मैंने, वी कैन नॉट मेक आवर सन स्टैंड स्टिल येट वील मेक हिम रन। हम वक्त को तो आगे नहीं निकल सकते हैं,
लेकिन वक्त का इस्तेमाल किया जाए तो इसे पीछे छोड़ा जा सकता है। तो कहता है कि वक्त का इस्तेमाल करना है। टू हिज मिस्ट्रेस, सॉरी टू हिज कॉय मिस्ट्रेस। दूसरी सबसे मतलब एक पोयम, मैं हमेशा ये सोचता हूं कि किसी व्यक्ति ने अगर सिंगर है तो एक ऐसा गाना गाए जो कालजयी हो, वो 1000 गाने नहीं गाए। क्रिकेटर अगर है एक पारी ऐसी खेल, लेकिन वो पारी ऐसी होनी चाहिए, है ना। ईश्वर ने चाहे लिखा हो एक पारी। मैं कई बार देखता हूं, कई बार ऐसे हीरो हैं जिनकी एक फिल्म वो सारी सदियों पर भारी है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एंड्रयू मार्वल का टू इज कॉय मिस्ट्रेस है, वो बहुत सदियों तक ये मतलब कालजयी रचना है एक। दूसरा द गार्डन है। गार्डन को जो है वो आत्मा की शांति देने वाली पोयम है, मतलब आत्मा की शांति का प्रतीक माना है गार्डन को, उस तरीके से प्रकृति के लिए लिखी गई है। फिर ये एंड्रयू मार्वल जो थे वो पॉलिटिक्स से भी रिलेटेड थे, तो इस पे इन्होंने एन होरेशियन ओड अपॉन अपॉन रिटर्निंग ऑफ क्रॉमवेल फ्रॉम आयरलैंड। देखो भाई, अब थोड़ा सा इनकी निजी जीवन पर भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी, ये एन होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न, क्रॉमवेल ओलिवर क्रॉमवेल्स के लिए कहा है, क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। देखो भाई, तो पॉलिटिक्स से बिल्कुल ये रिलेटेड, ये 3 पोएम्स हमने पढ़ रहे हैं एंड्रयू मार्वल की, टू हिज कॉय मिस्ट्रेस, द गार्डन एंड होरेशियन ओड अपॉन क्रॉमवेल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। देखो भाई, सरकार की तरफ से, मतलब ओलिवर जो क्रॉमवेल है उनकी तरफ से सांसद थे ये, जो राउंड हेड्स हैं एंड्रयू मार्वल, और जॉन जो मिल्टन है उनको बचाने के लिए इन्होंने काम किया था। तो इनको दोहरा चरित्र माना जाता है, जेनस स्टैंड बोला जाता है कि ये आदमी तो दोनों तरफ से खेल रहा है। खैर, ये भी एंड्रयू मार्वल थे, और अगर हो सके तो टू इज कॉय मिस्ट्रेस आप जरूर पढ़िएगा। चलिए, फिर चौथे हमारे हैं हेनरी वॉन। हाँ भैया, हेनरी वॉन। हेनरी वॉन का एक कलेक्शन है साइलेक्स सिंटिलेंस। साइलेक्स सिंटिलेंस हम बोलते हैं चमकदार पत्थर। चमकदार पत्थर के लिए कहा है, जो पत्थर शाइन करता है। एक कलेक्शन है ये पोएम्स का। एक ही पोएम हम इसमें पढ़ेंगे, द रिट्रीट। द रिट्रीट ये वास्तव में बहुत अद्भुत कविता लिखी गई है, लेकिन एंड्रयू मार्वल और हर्बर्ट और उनके मुकाबले हेनरी वॉन थोड़े से कमजोर पड़ते हैं। बाकी बहुत अद्भुत कविता है ये रिट्रीट। जब बचपन में हम थे तो हम ईश्वर का रूप थे, लेकिन फिर हम बड़े हुए तो हमने पाप और झूठ बोलना शुरू किया और हम ईश्वर से दूर होते गए। इस प्रकार की कविता है। और हेनरी वॉन के बाद में जो आते हैं, हाँ जी, वो आते हैं रिचर्ड क्रैशो। हाँ जी, रिचर्ड क्रैशो। तो इनके कुछ कलेक्शन है वो लिख लेंगे भाई। हाँ जी, रिचर्ड क्रैशो का कलेक्शन है। हाँ जी, स्टेप इनटू द टेम्पल, स्टेप इनटू द टेम्पल। हाँ जी, एक कलेक्शन है। हाँ जी, दूसरा है द डिलाइट ऑफ द म्यूज, द डिलाइट ऑफ द म्यूज, ये भी एक कलेक्शन है, म्यूज का मतलब पोएट्री। और तीसरा जो है ए हिम टू सेंट टेरेसा। ए हिम टू सेंट टेरेसा, टेरेसा एक संत हुई, ये एक पोयम है। हाँ जी, तो ये हमारे मेटाफिजिकल पोइट्स हो गए। जॉन डन हो गया, हाँ जी, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वल, हेनरी वॉन और रिचर्ड क्रैशो। ये 5 पोएट जो है ये मेटाफिजिकल पोएट्स माने जाते हैं, और इनके वर्क्स आपको देखने हैं। क्लियर? चलिए भाई, मेटाफिजिकल पोएट्री के बाद में, हाँ जी,
हाँ भाई, फिर आ जाते हैं हमारे जॉन मिल्टन। चलो भैया, जॉन मिल्टन 1608 से 1674 तक। हाँ जी, ये जॉन मिल्टन आ जाते हैं भाई। लास्ट पोएट ऑफ रेनेसा आप कह सकते हैं। टाइटल देखना भैया, लास्ट पोएट ऑफ रेनेसा कह सकते हैं जॉन मिल्टन को। अब जॉन मिल्टन क्या थे भाई? सबसे पहली बात तो जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन थे। हाँ जी, प्यूरिटन का मतलब हमने लिखा था प्यूरिटन एज में, है ना। शुरुआत में जब एक ओवरव्यू देखा था तो प्यूरिटन एज देखी थी ना, तो कहां से लेकर कहां तक थी प्यूरिटन एज? वो 1649 से 1660 तक। जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन थे। प्यूरिटन एज को जॉन ऑफ मिल्टन, सॉरी, एज ऑफ मिल्टन भी कहा जाता है। जॉन मिल्टन इस सारी सदी के सबसे महान पोएट है। 17वीं सेंचुरी में 1600 से लेकर 1700 तक जॉन मिल्टन से बड़ा पोएट नहीं आ सकेगा, और वो आ नहीं सकेगा पैराडाइज लॉस्ट और पैराडाइज रीगेन जो एपिक लिखे दो, उनके कारण। वो ऐसी कालजयी, टाइमलेस और एवरलास्टिंग रचना है जिसका कोई जवाब नहीं हो सकता है। चलिए, तो प्यूरिटन का मतलब है जो भोग विलास से दूर रहते हैं और ईश्वर पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, वो प्यूरिटन कहलाते हैं। पहली बात तो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा जो थे वो क्या थे? हाँ जी, हमने कहा था कि चार्ल्स फर्स्ट को फांसी दी गई थी क्योंकि राउंड से जो पार्लियामेंटेरियन से वो युद्ध हार गए थे, तो जॉन मिल्टन का उसमें बड़ा हाथ था। और फिर जब चार्ल्स सेकंड उसका बेटा आया तो जॉन मिल्टन को छुप के रहना पड़ा, वो घर से बाहर ही नहीं निकल पाए। तो पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा जो थी वो रुचि थी, है ना। तो जॉन मिल्टन के लिए बातें। अब भाई जॉन मिल्टन के वर्क्स पढ़ेंगे हम लोग। तो वर्क्स में सबसे पहले ये हमारा पोइट्री यहां पर पूरा होता है भैया। ये हमारा पोइट्री कहां से लेके, जॉन लिडगेट से लेके और जॉन मिल्टन तक, है ना, हमारा जो है वो पोइट्री पूरा होता है। कल हम पोइट्री पे पहले एक्सरसाइज देखेंगे और कल स्टार्ट करेंगे रेनेसां का ड्रामा। हर एरा के हमने 4 इसमें जनरल्स में बांट दिया है, पोइट्री, फिक्शन, प्रोज और ड्रामा में, है ना। तो कल स्टार्ट करेंगे ड्रामा। चले भाई, वर्क्स क्या है देखें भाई। सबसे पहले तो पैराडाइज लॉस्ट ही हम लोग शुरू करते हैं। हाँ जी, पैराडाइज लॉस्ट जो है उसके लिए डेट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1664 है, हाँ जी, फिर एक 1671 है और फिर 1674 है। तो पैराडाइज लॉस्ट के बाद में इन्होंने पैराडाइज रीगेन्ड इसका सीक्वल बनाया था, और फिर पैराडाइज लॉस्ट का एक दूसरा भाग भी लॉन्च किया था 1674 में। इसे वैलिड माना जाता है, आजकल यही जो है वो फाइनल माना जाता है। इसमें जो है वो 10 किताबें हैं और इसमें जो है वो 12 किताबें हैं। तो ये जो 12 किताबों वाला है ये फाइनल। आपसे पूछे कि पैराडाइज लॉस्ट में कितनी किताबें हैं, तो 12 किताबें हैं। ये पहली बार पब्लिश कब हुआ? 64 में। दूसरी बार पब्लिश कब हुआ? 74 में। और ये जो है ये सीक्वल है। सीक्वल मतलब उस कहानी को आगे कंटिन्यू किया गया है। पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड और पैराडाइज लॉस्ट फिर दोबारा। तो ये जो पैराडाइज लॉस्ट है, हाँ जी, ये एक एपिक है। हाँ जी, पैराडाइज लॉस्ट जो है ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है ना। अब ये है क्या? ये पैराडाइज लॉस्ट को एक बार मैं समझा देता हूं। पैराडाइज लॉस्ट एक कहानी है। देखिए भाई, सबसे पहली बात कि स्वर्ग में, हाँ जी, लूसीफर नाम का एक दूत होता है। स्वर्ग में है ये, है ना। तो लूसीफर नाम का एक दूत होता है जो ईश्वर से विरोध कर लेता है। ईश्वर से विरोध करने के कारण उसे नरक में, हेल में डाल दिया जाता है, और जो ये है ये सैटर्न बन जाता है। अब ये सैटर्न बन जाता है, इसके और उसके कुछ साथियों को, इसके जो कॉमरेड्स हैं, इसके जो साथी हैं, उनको हेल में यातनाएं दी जाती हैं। तो यातनाएं दी जाती हैं तो सैटर्न जो है वो ये कहता है कि यहां पर, वहां पर गुलामी से तो अच्छा है कि यहां पर यातनाएं झेली जाएं। इसकी एक फेमस लाइन होती है, इट इज बेटर टू रीन इन हेवन, इट इज बेटर टू रीन इन हेवन, it is better to reign in heaven than to serve in heaven, it is better to reign in hell, it is better to reign in hell than to serve in heaven. heaven में गुलामी करने से तो अच्छा है कि हम नरक में ही रहें, है ना। तो यहां पर उसे यातनाएं दी जाती हैं। इस बीच ईश्वर क्या करता है? ईश्वर धरती को बनाता है और धरती को बना के पहला पुरुष बनाता है जो कि एडम है, और पहली महिला बनाता है जो कि ईव है।
और जो गार्डन ऑफ ईडन है, एक गार्डन बनाया जाता है जो दुनिया का सबसे खूबसूरत गार्डन है, और इस गार्डन में फल फ्रूट है, सब है। ये पहला पुरुष है और ये पहली महिला है, और ईश्वर कहता है कि ये सहानुभूति से, मासूमियत से, और इनमें एक भी अवगुण नहीं है, ये परफेक्ट है। ये दुनिया का पहला पुरुष और दुनिया की पहली महिला है जो कि परफेक्ट है, बिल्कुल इनमें कोई कमी नहीं है, एक दूसरे से बेहतरीन, बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, एक्सेट्रा। तो गार्डन ऑफ ईडन में एक ट्री ऑफ नॉलेज है, ट्री ऑफ नॉलेज है, और ईश्वर उनसे ये कहते हैं, फॉरबिड करते हैं कि इसका फल मत खाना, इसका फल खाने से तुम्हें जो है वो दंड दिया जाएगा। तो एडम और ईव जो है वहां पर खुशी से रहते हैं। लेकिन जब लूसीफर, जब सैटन देखता है, तो सैटन को ये देख के बड़े ही दुख होता है, जलन होती है। वो धरती पर आता है सारे अंधकार के दरवाजे तोड़ते हुए, वो यहां पर आता है और वो ईव से ये कहता है कि तुम्हें जो है, मतलब सांप बन के आता है, सरपेंट बन के आता है वो, और सांप बन के आता है और ईव से ये कहता है कि तुम्हें ये फल खाना चाहिए। तो ईव कहती है कि हमें तो ईश्वर ने मना किया है। हाँ जी, फॉल ऑफ मैन, मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस। तो ईव क्या कहती है? ईव कहती है कि हमें तो ईश्वर ने मना किया है। तो ये जो सैटन है, ये जो सरपेंट बन के आया है, सांप बन के आया है, वो कहता है अरे तुमसे तो ईश्वर झूठ बोल रहा है, अगर ये तुमने फल खाया तो तुम तो खुद ईश्वर बन जाओगी, फल खा लो और ईश्वर बन जाओ। तो ईव जो है वो एडम से ये फल खाने को कहती है। एडम को पता है कि दंड मिलेगा, लेकिन एडम ये नहीं चाहता है कि ईव अकेली दंड भोगे, इसलिए वो उसके साथ में हो जाता है। देखिए कितना शानदार बात है। तो एडम और ईव दोनों उस फल को खाती हैं, फल को खाते हैं, ईश्वर आते हैं और ईश्वर उन्हें क्या है, ईश्वर क्या करते हैं, हाँ जी, अब जैसे ही वो ये फ्रूट खाते हैं, देखो भाई, जैसे ही फ्रूट खाते हैं उनका सारा परफेक्टनेस खत्म हो जाती है, वो एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं, जैसे जनरल पति पत्नी जो लड़ते हैं वैसे वो लड़ने लग जाते हैं और सब काम हो जाते हैं, है ना। जैसे पति पत्नी होते हैं जनरल हमारे यहाँ पर, वैसे ही पति पत्नी बन जाते हैं। हाँ जी, सोचिए अगर वो ऐसा नहीं करते तो शायद आज के पति पत्नी भी आइडियल होते हैं। तो गॉड क्या करता है, वो एडम को ये सजा देता है कि वो आदमी हमेशा ही चक्की की तरह पिसता रहेगा और मेहनत करेगा और खाएगा। ईव को वो सजा देता है कि उसे प्रसव पीड़ा होगी, लेबर पेन होगा, बच्चे पैदा करने पड़ेंगे और वो पुरुष के अधीन रहेगी। और सैटन को यह सजा देता है कि वो हमेशा सांप की तरह से रहेगा और सांप को जो यातनाएं दी जाती हैं वही यातना हमेशा उसके साथ रहेंगी। और वो मतलब जो है वो पृथ्वी पर भेजे जाते हैं कि यहां से चले जाइए, मतलब वहां पर ईश्वर चले जाते हैं और उनको ये यातनाएं देके और ये सारे श्राप देके चले जाते हैं। ये कहानी है पैराडाइज लॉस्ट की। फिर पैराडाइज रीगेन्ड में ईसा मसीह आते हैं। मैं तो शॉर्ट में बता रहा हूं ताकि थोड़ा सा याद रहे। लूसीफर क्या है, सैटन क्या है, एडम है, ईव है, गॉड है ना। फिर पैराडाइज रीगेन्ड में ईसा मसीह आते हैं। सैटन उनके पास जाता है, उन्हें बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन ईसा मसीह जो हैं वो प्रकाश का प्रतीक हैं, उनके पास में सब नॉलेज है, वो ईश्वर द्वारा भेजे गए हैं, इसलिए वो उसके झांसे में नहीं आते हैं। पैराडाइज रीगेन्ड कंपैरेटिवली शॉर्टर है। तो एक हो गया पैराडाइज लॉस्ट, हाँ जी, और एक क्या हो गया, पैराडाइज रीगेन्ड। ये इनके वक्स हो गए भाई। और दूसरा वक्त जो है जॉन मिल्टन का, वो है लिसिडस। लिसिडस एक एलेजी है, इंग्लिश लिटरेचर की बेहतरीन एलेजी है, 1637 में लिखी गई है, और जो एडवर्ड किंग है, इनके फ्रेंड थे, उनकी डेथ पर लिखी गई है। एडवर्ड किंग की डेथ पर लिखी गई एलेजी है लिसिडस, है ना। फिर है, हाँ जी, एरोपैजिटिका। एरोपैजिटिका क्या है? एरोपैजिटिका एक एसे है, हाँ जी, ये, और ये एसे किस पर लिखा गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच पर, भाषण की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर लिखा गया है। हुआ ऐसा था कि चार्ल्स फर्स्ट ने यह कहा था कि जिन भी लोगों को लिखना है उसकी प्रति हमें पहले दिखानी पड़ेगी, फिर लिखना पड़ेगा, फिर वो प्रकाशित होगा। जॉन मिल्टन के 2 एसों को जब्त कर लिया गया था। उस पर इन्होंने लिखा था कि लेखन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए, आपके वैचारिक मतभेदों फलाना ढीमका जो भी हो, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। एरोपैजिटिका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर, देखो भाषण की अभिव्यक्ति, भाषण की स्वतंत्रता पर जितना चल रहा है आपका, है जी, आर्टिकल 19 वगैरह, एनएसए। और फिर नंबर 4 पर जो है दैट इज एल एलिग्रो, और हाँ जी, इल पेनिस्रो,
हाँ जी, इल, ये भाई इसका स्पेलिंग ऐसे ही है, इल पेनिस्रो। हाँ जी, इसका स्पेलिंग मैं एक बार चेक कर लेता हूं, मेरे से गलत नहीं हो जाए। हाँ जी, इल पेंसरोसो। हाँ जी, अब देखें भाई, एल एलिग्रो जो है वो एक खुश मिजाज व्यक्ति का दिन है। एक खुश मिजाज व्यक्ति का दिन कैसे होता है, सारा दिन कैसे निकलता है। और इल पेंसरोसो जो है एक चिंतनशील व्यक्ति का दिन है, एक चिंतनशील व्यक्ति का दिन है ना। और तो ये इनके पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, लिसिडास, एरोपेजिटिका, एल एलिग्रो, हाँ जी, इल पेंसरोसो, और जो है एक पोयम है ऑन हिज ब्लाइंडनेस। हाँ जी, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस जो है वो अपने जो है वो ब्लाइंडनेस पर लिखी थी, याद रखेंगे। तो पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, ये सब ब्लाइंड होने के बाद में लिखी थी। कोई मुझे बताएगा कि ब्लाइंड होने के बाद में लिख कैसे सकते थे? अगर वो ब्लाइंड हो गए तो फिर लिख कैसे सकते थे? क्या क्वेश्चन है? जॉन मिल्टन का जीनियस तो इसी बात में ही है, अगर वो ब्लाइंड थे तो लिख कैसे सकते थे मेरे बच्चों? हैं? हाँ, इनकी बेटियां, डॉटर्स, जॉन मिल्टन की जो डॉटर्स है ना, वो लिखा करती थी, वो डिक्टेट किया करते थे। कुछ फ्रेंड्स भी हैं, डॉटर्स ने हेल्प की थी। बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो भाई, तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ये हुए मिल्टन पूरे, और ये हमारा होता है रेनेसां का पोइट्री पूरा। कल हम लोग शायद एक क्लास पूरी रेनेसां की पोइट्री के एमसीक्यूज पर भी ले सकते हैं, और अगला भाग भी लेंगे हम लोग, जो कि है हमारा रेनेसां का ड्रामा। क्लियर? यहां तक पूरा पढ़ के लाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।